हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू VDR स्टडी चैनल। मैं रामानंद यादव आप सभी का स्वागत करते हैं। तो आज हम कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और यदि अभी तक मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किया हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि यदि मैं आपके लिए कुछ नया वीडियो लेकर के आएंगे तो आप मेरे वीडियो को आसानी से देख पाएंगे। तो चलिए, आपका पहला क्वेश्चन है कि दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है। दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है। समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको अवतल दर्पण। अवतल दर्पण हो गया। तो चलिए, अब हम दूसरा क्वेश्चन लेकर के चलते हैं। आपका दूसरा क्वेश्चन है, किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? तो देखिए, अवतल लेंस को, उत्तल लेंस को, अवतल एवं उत्तल दोनों को, इनमें से कोई नहीं। तो हम अपसारी लेंस तो कहते हैं अवतल दर्पण को, अवतल दर्पण को अपसारी लेंस कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद चलते हैं हम 3 पर। निम्नलिखित में से कौन विद्युत विभवांतर का ऐसा मात्रक है? अरे भाई, विद्युत विभवांतर का ऐसा मात्रक वोल्ट होता है। वोल्ट 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 होता है। उसके बाद आपका क्वेश्चन है, सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है? सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण? तो उत्तल दर्पण तो नहीं होता है, समतल दर्पण भी नहीं होता है। तो इनमें से सभी कहाँ से आएगा? जब अब समतल नहीं हुआ, उत्तल नहीं हुआ, तो इनमें से सभी नहीं होगा। तो इनमें से सभी जब नहीं होगा तो ये फिर 3 दिया हुआ है ना, 3 दिया हुआ है कि समतल, अवतल, उत्तल। तो यदि इनमें से तीनों में से आपको ये 2 नहीं हुआ, इनमें से सभी भी तब तो नहीं होगा। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। अब उसके बाद है आपको क्वेश्चन है, निम्न लिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? बुझा हुआ चूना, तो इसमें CaO होगा, CaCO3 होगा, CaOCl2 होगा। तो इसमें से कौन होगा भाई? तो इसमें से होगा, आपको आंसर होगा CaO मार दीजिए। उसके बाद चलिए, उसके बाद हम आगे क्वेश्चन पे, आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6, लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का pH मान कितना होता है? तो देखिए, अम्ल का pH मान कितना होता है? 7 से कम। उसके बाद है उदासीन का 7 होता है और क्षारीय का 7 से अधिक होता है। तो क्या है इसमें क्वेश्चन है लवण, तो लवण का कितना हो जाएगा? लवण का कितना होगा? लवण का हो जाएगा आपको 7 से अधिक, 7 से अधिक हो जाएगा ना। 7 से अधिक हो गया आपको, 7 से अधिक हो गया, तो 7 से अधिक। उसके बाद है आपका क्वेश्चन है कि बॉक्साइट किस धातु का मुख्य अयस्क है? बॉक्साइट, बॉक्साइट का तांबा तो नहीं है, लोहा तो नहीं है, सोना भी नहीं है, तो क्या हो जाएगा इसका? एल्यूमिनियम। इसका आंसर हो गया डी। उसके बाद चलते हैं आपका 8वां क्वेश्चन कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है। तो इसमें याद करने का सबसे बेस्ट तरीका जाइलम रहेगा। जाइलम यदि भोजन कहेगा तो फल के द्वारा, उसके बाद जो है फ्लोएम के द्वारा। यदि मतलब ये समझ लीजिए, यदि आपको क्या कहेगा, भोजन कहेगा, तो भोजन को आप समझ लीजिए क्या कि मतलब जल कहा, जल का जाइलम, तो जल आराम से याद रखने का तरीका है, जाइलम का जल। उसके बाद फ्लोएम का भोजन, तो जाइलम है, तो आप आसानी से याद करेंगे कि इसका क्या होगा। तो अब सबसे अच्छा ट्रिक क्या है? सबसे अच्छा ट्रिक है कि जाइलम का जल याद रखिए। तो जाइलम का जल, तो जाइलम जल का वहन करेगा, जाइलम करेगा जल का वहन। उसके बाद आपका क्वेश्चन है, पत्ती में गैस का आदान प्रदान कहाँ होता है? पत्ती में गैस का आदान प्रदान सीरा में होता है? नहीं भाई, सीरा में तो नहीं होता है, महासीरा में। जब सीरा में हो ही नहीं पाया तो महासीरा में कहाँ होगा? तो इसमें होगा आपको रंध्र में, रंध्र में होता है। उसके बाद क्वेश्चन है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है? अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है अमीबा में, अमीबा में नहीं होता है। ईस्ट में,
ईस्ट में होता है भाई। लेस्मेनिया में तो नहीं होगा, नॉर्थ तो नहीं होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ईस्ट में, ईस्ट में। तो उसके बाद है क्वेश्चन है कि आपका शुक्राणु का निर्माण होता है, शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? गर्भाशय में। अरे भाई गर्भाशय में तो मतलब जो है पूरा प्रक्रिया क्रम होता है। अंडाशय, अंडाशय में तो नहीं होता है। नोट, नोट में तो नहीं होता है। तो कहाँ होता है? अंडाशय कहाँ होता है? गर्भाशय में तो नहीं होता है। अंडाशय गर्भाशय में होता है ना। उसके बाद विरीसन जो है, विरीसन आप विरीसन से होगा, शुक्राणु जो है आपको विरीसन से होगा। उसके बाद है आपका क्वेश्चन है कि लिंग गुणसूत्र का पूर्ण कितना जोड़ा पाया जाता है? लिंग गुणसूत्र जो है मतलब टोटल 46 पाया जाता है, और 46 का यदि हम 23 जोड़ी करें तो मतलब एक जोड़ा में 2 होता है, और यानी 23 जोड़ी यदि कर दिया जाए तो अच्छा होगा, क्योंकि एक जोड़ा में 2 तो 23 में 46, यानी मतलब गुणसूत्र का संख्या होता है 46, तो 23 जोड़ा हुआ ना, 23 जोड़ा हुआ। तो चलिए उसके बाद क्या है आपका क्वेश्चन है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, यानी पोषण यानी कहता है पेड़ पौधों को जो है ना मतलब खाना बनाने के लिए क्या क्या सब मतलब उपयोगी है। तो पेड़ पौधों को खाना बनाने के लिए जो है आपको पर्णहरित का भी बहुत ज़्यादा उपयोग। पर्णहरित, सूर्य का प्रकाश, जब सूर्य का प्रकाश भाई नहीं रहेगा तो खाना कहाँ से बनेगा? सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का भी जो है ना बहुत जो है मतलब ज़रूरी होता है। कार्बन डाइऑक्साइड पर ही तो खाना बनता है भाई। कार्बन डाइऑक्साइड पर पर्णहरित, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको, इसका आंसर हो जाएगा आपको इनमें से सभी, इनमें से सभी हो जाएगा इसका आंसर, इनमें से सभी हो जाएगा आंसर। तो ये तो आगे नहीं बढ़ पाएगा, लेकिन 13 का जो है 13 का आंसर डी हो जाएगा, 13 का डी, 13 का डी हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं आपके अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका कि क्वेश्चन नंबर है आपको 14। क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? जीवाणु जनित रोग नहीं है तो गनोरिया, सिफिलिस, मस्सा, इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको मस्सा, इसका आंसर हो गया आपको मस्सा, मस्सा। उसके बाद क्वेश्चन है कि 15 नंबर का क्वेश्चन है आपका, सामान्य अनुशिथिलीन रक्तदाब होता है, सामान्य अनुशिथिलीन रक्तदाब होता है। तो इसका आंसर ए में है 80 mm, बी में है 100 mm, सी में है 120 mm और डी में है 130 mm। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 80 mm, 80 mm। उसके बाद है कि शिथिलन में होता है 120 mm, लेकिन जो है अनुशिथिलन में जो है ना 80 mm होता है। उसके बाद आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पर्यावरण अनुकूलन नहीं है, इनमें से कौन जो है पर्यावरण अनुकूलन नहीं है? तो पैदल चलना पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा है, साइकिल से चलना पर्यावरण के लिए ये भी जो है बहुत अच्छा है। उसके बाद मोटरसाइकिल से चलना नहीं, ये जो है दूषित करता है पर्यावरण को, ये नहीं होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, सी हो जाएगा आपका आंसर। उसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन उभयलिंगी जंतु है? निम्नलिखित में से कौन आपका उभयलिंगी है जंतु? तो केचुआ, हाँ केचुआ होगा भाई, केचुआ। कुत्ता नहीं होगा, बिल्ली भी नहीं होगा, तो यहाँ पर केचुआ हो जाएगा आपका आंसर, केचुआ। उसके बाद हम चलते हैं, क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होती है? निम्नलिखित में से किस दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो समतल दर्पण का नहीं, अवतल दर्पण का नहीं, उत्तल दर्पण का होता है। उत्तल दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होता है। उसके बाद हम चलते हैं कि कहता है, क्वेश्चन है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसमें जो है देखिए आपका क्या है, वोल्ट है, ओम है, एम्पियर है, कूलम है। तो इसका एसआई मात्रक जो है आपको कूलम हो जाएगा, कूलम हो जाएगा। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। 19 नंबर का आंसर हो जाएगा डी, डी हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है? तो जल में नहीं, शीशा में नहीं, हीरा में नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हवा में हो जाएगा। तो इसका आंसर मतलब हवा हो जाएगा। तो चलिए
इसका आंसर हो गया हवा में। हाँ, तो इसमें हो जाएगा आपको हवा, हवा हो जाएगा, हवा हो गया आपका आंसर। हवा 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 हो गया हवा। उसके बाद है क्वेश्चन है किसी मतलब अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है कि, तो देखिए यहाँ पर यदि हम पृथ्वी पर से देखते हैं तो आकाश नीला प्रतीत होता है, लेकिन जब अंतरिक्ष यात्री जब आकाश में जाता है तो उसको जो है आपको काला प्रतीत होता है, काला प्रतीत होता है। तो इसका आंसर हो गया डी, डी हो गया आंसर। उसके बाद क्वेश्चन है इनमें से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है, इनमें से कौन स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है। कोयला, कोयला से यदि खाना बनाया जाए तो पूरे वायुमंडल को गंदा कर देता है। लकड़ी, लकड़ी भी तो कोयला ही है ना, समझो। प्राकृतिक गैस, इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा प्राकृतिक गैस। उसके बाद क्वेश्चन है संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaO, CaO तो हो गया बुझा हुआ चूना का, CaOH2 भी नहीं हुआ, नोट तो नहीं हुआ, CaCO3। तो इसका आंसर हो जाएगा C, यानी CaOCO3। उसके बाद क्वेश्चन है कि धोबन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। धोबन सोडा NaHCO3, Na2CO3 10H2O। कितना आदमी को मतलब ये कंफ्यूज होता है कि Na2CO3 10H2O धोबन सोडा का रासायनिक सूत्र है, लेकिन नहीं, NaHCO3, NaHCO3 जो है ना धोबन सोडा का रासायनिक सूत्र है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको, इसका आंसर हो जाएगा ए, इसका आंसर हो गया ए, इसका आंसर हो गया ए। उसके बाद हम चलते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन प्रायः होता है। देखिए दांत में जो है मतलब रात में जो हम लोग खाते हैं और सोते हैं तो दांत में जो है मतलब खाना सब जो सड़ता है तो वो अम्लीय हो जाता है और अम्ल जो है छाले से हटता है। तो हम लोग को दंत मंजन कैसा होना चाहिए, तो दंत मंजन होना चाहिए आपको क्षारीय, क्षारीय। इसका आंसर हो गया ए, ए हो गया आंसर क्षारीय। उसके बाद क्वेश्चन है मानव शरीर का pH मान कितना होता है। मानव शरीर का pH मान कितना होता है, तो 4.0 से 4.8 नहीं, 5.0 से 5.8 नहीं, 6.0 से 6.8 नहीं, तो कहाँ क्या, तो 7.0 से 7.8। तो इसका आंसर हो गया डी, इसका आंसर हो गया डी। उसके बाद है क्वेश्चन है निम्न में से किस धातु का गलनांक अधिक होता है। निम्न में से किस धातु का गलनांक अधिक होता है, तो इसका इसमें हो जाएगा आंसर आपको सोडियम। सोडियम का गलनांक बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा। तो इसका आंसर हो गया आपको बी, बी हो गया आंसर। उसके बाद क्वेश्चन है आपका कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन सुनिए, सबसे पहले धातु नहीं है अधातु है। तो अधातु इसमें से मरकरी तो धातु है, ई तो होबे नहीं करेगा, सल्फर भी धातु है, नोट तो होबे नहीं करेगा। इसमें जब पूछ रहा है तो इसमें आंसर हो जाएगा ब्रोमीन। ब्रोमीन अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। उसके बाद है आपका क्वेश्चन है एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है। देखिए याद रखने का सबसे बेस्ट तरीका, यदि ANE रहे तो CnH2n+2 होगा, ENE रहे तो CnH2n होगा। तो यहाँ पर क्या है ANE, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका आंसर ए, ए हो गया आपका आंसर, ए हो गया 29 का ए आंसर। उसके बाद हम क्वेश्चन दूसरा लेकर के चलते हैं। आपका क्वेश्चन है किसी कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होती है। किसी कोष में जब हम आइटम के बारे में पढ़ते रहते हैं तो हमको सर पढ़ाते हैं कि किसी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n² होती है, 2n² होते हैं। उसके बाद आपका क्वेश्चन है कि वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णन होता है। अधिक प्रकीर्णन यानी स्केटरिंग होता है। रेड कलर का जो है ना वेवलेंथ ज़्यादा होता है और जो है मतलब बैगनी कलर का जो है स्केटरिंग, बैगनी हो गया, ब्लू हो गया, इसका जो है आपको स्केटरिंग यानी क्या हो गया प्रकीर्णन अधिक होता है। तो इसमें आंसर ब्लू तो नहीं है, तो इसमें आंसर हो जाएगा बैगनी, बैगनी हो जाएगा आपको आंसर। इसका आंसर हो गया बी,
उसके बाद क्वेश्चन है आपका कि किस वर्ण यानी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। अभी हम बोले कि रेड कलर का वेवलेंथ सबसे अधिक होता है और वेवलेंथ का हिंदी होता है कि तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य, तो इसका आंसर हो जाएगा नीला नहीं होगा, उजला नहीं होगा, नोट भी नहीं होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा लाल। लाल हो गया। उसके बाद क्वेश्चन है आपका निम्न में से उत्तम ऊर्जा का स्रोत क्या है। उत्तम ऊर्जा का स्रोत क्या है। अभी एक हम पीछे बताए थे कि कोयला भी नहीं है, लकड़ी भी नहीं है, उसमें था कि मतलब उसमें पेट्रोलियम नहीं था, उसमें शायद प्राकृतिक ईंधन था, लेकिन इसमें क्वेश्चन है पेट्रोलियम। तो इसमें जब कोयला भी नहीं है, लकड़ी भी नहीं है, पेट्रोलियम है, तो पेट्रोलियम डालेंगे। यदि पेट्रोलियम भी नहीं रहता, यदि दूसरा चीज रहता, यदि प्राकृतिक गैस या पेट्रोलियम इस तरफ से मतलब जो है मतलब मानव निर्मित मतलब आर्टिफिशियल गैस जितना भी होगा ना, तो सब जो है मतलब आपको उत्तम ऊर्जा स्रोत है। जैसे एलपीजी है, सीएनजी है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, ये सब जो है ना आपको उत्तम ऊर्जा स्रोत होगा। उसके बाद क्वेश्चन है आपका कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। तो शुद्ध जल का पीएच मान जो है 7 होता है, क्योंकि 7 जो है उदासीन है और पानी नहीं खट्टा होता है, नहीं मीठा, नहीं कड़वा, नहीं क्षारीय, नहीं लवणीय, कुछ नहीं होता है, तो इसका पीएच मान हो जाएगा आपको 7। उसके बाद हम आपका अगला क्वेश्चन है कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है। विरंजक चूर्ण CaCO3 नहीं हुआ, ये तो मार्बल हो गया भाई। CaOH2 ये भी नहीं हुआ। NOT नोट भी नहीं हो। जब इसमें और एक बाकी है तो हम नोट पे काहे जाएंगे। देखिए आपका बी नंबर में है CaCO3 जो विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा कि CaCO3 हो गया आंसर। तो आराम से डाल देंगे CaCO3। उसके बाद चलते हैं हम एक बायोलॉजी का क्वेश्चन आया है आपके लिए कि पुष्प का नर जननांक कहलाता है। पुष्प का नर जननांक कहलाता है भाई पुंकेसर कहलाता है। तो इसका आंसर होगा पुंकेसर। जयांक तो नहीं होता, पंखुड़ी तो नहीं होता, नोट। जब पुंकेश्वर है ये है तो नोट का क्या जरूरत है। पुंकेश्वर है तो नोट का क्या जरूरत है। उसके बाद आपका 37 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। देखिए घास, गेहूं तथा आम। क्या घास को गेहूं खाता है? नहीं, गलत हो गया। 3 नंबर में है कि सी नंबर में बकरी को गाय कभी खाता है? अरे भाई गाय तो है मांसाहारी नहीं है, तो बकरी को काहे खाएगा। तो आपका जो है नोट भी नहीं होगा, तो इसमें हो जाए। आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कितनी है। तो 7 नहीं है, 3 नहीं है, 9 नहीं है, तो कितना हो जाएगा इसमें 18। तो इसका आंसर हो जाएगा 18। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है सल्फर परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है सल्फर का जो है मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 होता है ना, 3s2 होता है। तो इसका जो है बाहरी कक्षा में जो है 2, देखिए बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं कि तो इसका होता है 2 8 6। तो ये हो गया आपका बाह्यतम कक्षा। ये 6 हुआ ना, ये 6 हुआ ना, ये आपका बाह्यतम कक्षा हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको कितना हो जाएगा, तो आपको इसका आंसर हो जाएगा 6। कहाँ है सल्फर परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो गया 6, ये रहा आपको। तो इसका आंसर होगा 6 हो गया। 6 सल्फर परमाणु 6D। हाँ, चलिए आपका अगला क्वेश्चन है कि मानव हृदय में कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है। मानव हृदय में कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है। तो मानव हृदय में कोशिकाओं की संख्या 4 होते हैं। कितने? 4 होते हैं। देखिए 8 23 4 5, तो इसमें कितना होगा 4 होगा। तो 40 का आंसर होगा आपको सी हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि
सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु है, सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु कितना है? तो 25 मीटर नहीं, 25 सेंटीमीटर। हाँ 25 सेंटीमीटर तो है, तो आराम से आप कितना डाल दीजिएगा, 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, हाँ 25 सेंटीमीटर। उसके बाद आपका क्वेश्चन है कि किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों का पश्य दर्पण के रूप में किया जाता है? तो देखिए गाड़ी समय अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। क्योंकि इसलिए किया जाता है क्योंकि ड्राइवर जो है ना पीछे वाले गाड़ी को आसानी से, दूर तक के वस्तु को आसानी से देख पाता है, और उस उत्तल दर्पण में जो है मतलब साफ सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो इसमें हो जाएगा आपको अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। उसके बाद है क्वेश्चन है कि आपका निकट दृष्टि दोष को किस लेंस के द्वारा दूर किया जाता है? निकट दृष्टि दोष याद रखने का मेन टेक्निक नी अ, यदि निकट कहे तो नी अ याद रखें, नी अ, तो आप आसानी से उसका आंसर दे पाइएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा अवतल, अवतल हो जाएगा, अवतल हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए कहाँ गया, कहाँ, देखिए इसका आंसर हो गया अवतल, अवतल। उसके बाद यदि आपका क्वेश्चन है कि 44 नंबर का, आधुनिक आवर्त सारणी किसके द्वारा दिया गया है? डोबेर्नर नहीं, न्यूलैंड नहीं, मेंडलीव के द्वारा दिया गया है। मेंडलीव के द्वारा क्या दिया गया है? आवर्त सारणी। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है कि क्लोरीन के परमाणु संख्या कितनी होती है? ये तो बच्चा बोल सकता है कि क्लोरीन हाइड्रोजन एक, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरॉन 5। इस प्रकार से आप गिनिए, सल्फर 16, क्लोरीन 17 होता है। क्लोरीन का परमाणु संख्या 17, तो इसका मतलब 45 का आंसर हो जाएगा डी, 45 का आंसर हो जाएगा डी। चलिए अब हम 46 पे चलते हैं कि कार्बन के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? कार्बन के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? तो कार्बन के बाह्यतम कक्षा में देखिए इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, तो आपको हो जाएगा कि कार्बन देखिए 2 होता है और 4 होता है, तो बाह्यतम कक्षा तो ये हुआ ना, तो बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद चलिए कहाँ भाग जाता है भाई। उसके बाद मरकरी का संकेत निम्नलिखित में से कौन है? He हीलियम का है, Ca कैल्शियम का है, Sc स्कैंडियम का है, Hg है पारा, मरकरी का पारा का Hg। उसके बाद है आपको क्वेश्चन कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? हीरा का अपवर्तनांक 1.33 नहीं, 1.24 नहीं, 2.42 होता है, 2.42 होता है। उसके बाद क्वेश्चन है आपको वक्रता त्रिज्या और फोकस के बीच का संबंध, तो क्या होता है? देखिए सबसे पहले F बराबर R/2 डाल देखते हैं, है इसमें से F बराबर R/2, R बराबर F/2 है नहीं, ये तो गलत है भाई, उस टाइप से और तो कोई है नहीं। तो सबसे पहले आप इस दिमाग से हटा लीजिए, F बराबर R/2 नहीं, इसमें से हाइयन है। तो उसके बाद हम यदि इसके नीचे में 1 डालते हैं तो देखिए ये R हो गया, तो R बराबर कितना होता है? 2F। R बराबर हो गया आपको 2F, R बराबर कितना हो गया? तो 2F वाला हो जाएगा। R बराबर 2F है, हाँ है, R बराबर 2F है, तो ये डाल दीजिए R बराबर 2F। कहाँ है भाई, कहाँ है? R बराबर 2F, बी में है। उसके बाद चलिए क्वेश्चन है कि कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो तभी हम बताए थे अधातु जो ब्रोमीन था, लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है? धातु। तो धातु जो है आपको कैल्शियम तो नहीं है, कैल्शियम धातु है लेकिन इसमें जो है गर्म अवस्था में मतलब द्रव अवस्था में ये नहीं आता है। तो सोडियम देखते हैं, सोडियम तो नहीं आता है, जिंक तो नहीं आता है भाई, तो इसका आंसर हो जाएगा Hg हो गया। तो अभी हमने 50 बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं,
और यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि यदि मैं अपना नया वीडियो लेकर के आएंगे तो आपको नोटिफिकेशन जाएगा। थैंक्स।